डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, बीईओ सुपर डेट्स से संबंधित इतिहास की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर गए हैं। इतिहास से संबंधित इनमें से स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। महात्मा बौद्ध के जीवन की घटनाओं को रिलेट करना, उनकी घटनाओं के जो सिंबल थे उनको रिलेट करना है। इसमें दिया हुआ आपको ABCDE। जब आप बिहार वगैरह की एग्जाम देने जाएंगे तो दोस्तों वहाँ 5 ऑप्शन मिलेंगे। दोस्तों कितने मिलेंगे? 5। और अपने यहाँ जैसे यहाँ की अगर हम यूपी की बात करें दोस्तों, यहाँ कितने मिलते हैं? 4। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का रिलेशन है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध जी के जन्म का सिंबल क्या था। अब जन्म की सिंबल की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि जन्म का सिंबल क्या था। तो जन्म का सिंबल अगर रिलेट करते दोस्तों, कमल व सांड। कमल व सांड। अब हम कूट में आते हैं, देखते हैं कोई मैच करता है। कभी कभार क्या होता है कि सिंगल से मैच होता है, कभी कभार सेकंड स्टेप चलता है, कभी कभार थर्ड स्टेप तक जाता है, तब जाकर के मैच होता है। मैचिंग वाले क्वेश्चन आसान भी होते हैं, कभी कभी टिपिकल भी हो जाते हैं। जन्म तो देख रहे हैं ए का दूसरा, जब हम कूट में आ रहे हैं तो ए का देख रहे हैं दूसरा, तो आपको देख रहे हैं कि ए का पहला, बी का चौथा और ए का दूसरा, यानी सी ऑप्शन। ए का यानी जन्म का जो है कमल चांद। तो आपने देखा कि सीरीज में जो है दूसरा। गृह त्याग, घर इन्होंने जो छोड़ा। तो दोस्तों जो घर छोड़ने का कॉन्सेप्ट था किससे? इन्होंने था घोड़े से। किससे था? घोड़े से। अब आप देख रहे हैं कि 2 और 1 और किसी सीरीज में नहीं मिल रहा है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगर आपको जानकारी नहीं, हाँ ए का कंटेंट से आराम से रिलेट कर सकते। केवल जन्म का अगर सिंबल मालूम है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म का जो सिंबल है कमल शांड है, उसमें केवल बस इतने से रिलेट करना आपको जो है पहले का दूसरा, और किसी में नहीं मिल रहा। देखिए आपका पहले आप देखे होंगे, पहले में नहीं मिल रहा, दूसरे में भी, बी में चौथा नहीं मिल रहा, डी में भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 1 5 3 4। 2 1 5 3 4। अब आप बताइए कि इनका निर्वाण कहाँ हुआ। इनके निर्वाण के सिंबल की बात करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? स्तूप। क्या हो जाएगा? स्तूप। और प्रथम धर्मोपदेश जो उन्होंने दिया उसे धर्मचक्र कहा गया, यानी गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश। ये दोस्तों आप बताइएगा कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और इनका महापरिनिर्वाण जो था दोस्तों, महापरिनिर्वाण, सॉरी निर्वाण स्तूप ना होकर के निर्वाण दोस्तों बोध वृक्ष था, और महापरिनिर्वाण दोस्तों क्या था? स्तूप। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 5 3 4। 2 1 5 3 4। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करें। गौतम बुद्ध जी से ही रिलेटेड बौद्ध संगीत यहाँ है। सुमेलित करें। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत और चतुर्थ बौद्ध संगीत। अब ये जो बौद्ध संगीतियों का आयोजन किनके शासन काल में, यह जानना बहुत जरूरी, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है। एक बार नहीं, तृतीय बौद्ध संगीत मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। और ये पूछा हुआ कि किसके शासन काल को ना पूछ करके इस तृतीय बौद्ध संगीत की दोस्तों अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता किसने की, ये लिख करके पूछता है। चर्चा करते हैं आप लोगों से। अब आप बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। अब ये कूट की सहायता से आपको ऊपर ना चुन करके नीचे आना, कूट में देखना कि किससे क्या रिलेशन है। तो मैं बताता हूँ, एक सिंपल से इसका फार्मूला है, फार्मूला आप लोग भी जानने होंगे। जो बौद्ध संगीतियों का आयोजन हो, टोटल दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई? 4। और चारों का एक फार्मूला दोस्तों अकाक। चारों का दोस्तों एक फार्मूला है अकाक। क्या है? अकाक। अब स्टार्ट करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई। तो अजातशत्रु दोस्तों, किसके? अजातशत्रु। अर्थात हर एक वंश में आपने अजातशत्रु को पढ़ा होगा, तो इनके शासनकाल में हुई। नेक्स्ट सेकंड बौद्ध संगीत की दोस्तों बात करेंगे तो कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक। और कालाशोक की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे 4th में। इसका मतलब पहले का तीसरा। अब हम देख रहे हैं कि पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, इसका मतलब ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा। बट ये फार्मूला आपको याद रखना, अकाक। और जो थर्ड वाला यानी सेकंड वाला जो आ है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई। तो तृतीय बौद्ध संगीत दोस्तों किसके शासन? अशोक। और इसकी अध्यक्षता को कई बार पूछा हुआ है। और तृतीय दोस्तों बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगली-पित्तुस ने। दोस्तों किसने? मोगली-पित्तुस ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? मोगली-पित्तुस। क्या नाम दोस्तों? मोगली-पित्तुस। क्या नाम? मोगली-पित्तुस। क्लियर। रही बात चतुर्थ की, तो जब आप कोड लिखेंगे अकाक, क्या लिखेंगे दोस्तों? अकाक। लास्ट वाला आपका बच रहा कालाशोक। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत शासन किसके शासनकाल में दोस्तों ही?
कालाशोक। और आप दिमाग में रखें कि कालाशोक नहीं दोस्तों, कनिष्क। यानी आपको मालूम है अकाक लास्ट वाली, यानी दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई ये कनिष्क के शासनकाल में ही। और कनिष्क आपको मालूम कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक, कुषाण वंश के प्रतापी शासक कौन से? कनिष्क। और एक क्वेश्चन लिख करके पूछेगा कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अंकन किन के सिक्कों पर प्राप्त हुआ? जब सिक्कों की बात आएगी दोस्तों तो कनिष्क के सिक्कों पर। यानी कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करते थे और जो है गौतम बुद्ध जी के जो है प्रतिमा का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर मिला हुआ है। समीक्षा अधिकारी 2018 में दोस्तों डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना हुआ। तो थोड़ा सा आप विशेष ध्यान देंगे कि 2018 में ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको याद रखना है कि चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हुई दोस्तों किसके शासन हुई? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। कौन सा फॉर्मूला है? आप रट लीजिएगा, अकाक। कौन सा फॉर्मूला है? अकाक। और तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में दोस्तों? मोगली-पित्तुस। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आलार कालाम कौन थे? आलार कालाम का नाम आपने सुना होगा। बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रथम बौद्ध भिक्षु थे, नेक्स्ट है बुद्ध के एक गुरु थे, नेक्स्ट एक शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए राजपाट त्यागा था। नहीं, आलार कलाम कौन थे? ये राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि बुद्ध के एक गुरु जो थे आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम। अब आपको जब गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म ये सारी चीज़ें आपको डिटेल बताई जाएगी कि बौद्ध धर्म का रिलेशन क्या था, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म जो है संस्थापक कौन थे, उनके बचपन का नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, सारी जो है डिटेल। तो किसी दिन दोस्तों बोर्ड पर ये पूरा मैप बना करके मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन अभी का क्वेश्चन जो है, अभी ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति, मांडविक उपनिषद, इनमें से कोई नहीं, या अंगुत्तर निकाय। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद दोस्तों आपने पढ़ा होगा। 16 महाजनपद की अगर हम बौद्ध धर्म की दोस्तों बात करेंगे, यदि हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ अंगुत्तर निकाय की बात करेंगे। और इसी 16 जनपद की अगर 16 महाजनपद की अगर दोस्तों बात करें, अगर हम जैन धर्म की बात करें दोस्तों तो जैन धर्म का सिस्टम उसमें लिख करके पूछता भगवती सूत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आपने दोस्तों पढ़ा होगा वेद, तो सूची फर्स्ट में दिया गया वेद और सूची सेकंड में ब्राह्मण। तो सबसे पहले चीज़ जानना जरूरी कि दोस्तों वेद क्या होता है? वेद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान की प्राप्ति। टोटल वेदों की संख्या दोस्तों कितनी? 4। और चारों वेद कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि चारों वेद कौन कौन से। और बताना क्या आप लोगों को, देखिए लिखा हुआ सामने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद दोस्तों ऋग्वेद। यजुर्वेद में दोस्तों क्या होता है? यज्ञों कर्मकांड। क्या होता है दोस्तों? यज्ञों कर्मकांड। या से यज्ञ, या से यजुर्वेद। क्लियर। सामवेद में लिख करके पूछेगा कि किस, यानी किस जो है वेद में संगीत या गायन शैली का विकास हो दोस्तों? सामवेद। सा से संगीत, सा से सामवेद। और किसमें जादू टोना की अगर हम बात करेंगे? अथर्ववेद। दोस्तों क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऋग्वेद लिख करके पूछेगा गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण या तांडीय ब्राह्मण। अब आपको मालूम है कि जो है ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौस्तिकीय ब्राह्मण का उल्लेख मिला दोस्तों, ऐत्रेय और कौस्तिकीय। अब आपसे लिख करके पूछेगा कि यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद में दोस्तों शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख। अब आपको मालूम ए का तीसरा और बी की अगर हम बात करेंगे, यजुर्वेद की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा। आप देखिए यहाँ एक स्टेप नहीं चल रहा है, यहाँ 2 स्टेप चल रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी। सामवेद की अगर हम बात करेंगे तो सामवेद में तांडी ब्राह्मण, और अथर्ववेद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की गोपद ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। तो गोपद ब्राह्मण का उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद में, जिसमें जादू टोना की बात की जाती है। नेक्स्ट है आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो दोस्तों राइट आंसर सर ऋग्वेद। कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस धर्म ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र में मूलतः आपको मालूम है 24 यानी 24 अक्षर होते हैं। और आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
ये गायत्री मंत्र वगैरह की बात करेंगे। अब आप बताइए कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। गायत्री मंत्र के रचनाकार दोस्तों कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और जब तक क्वेश्चन को कमेंट नहीं करते हैं, यानी क्वेश्चन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन क्लियर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला। चारों वर्णों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, पृथ्वी सूक्त, अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त या इनमें से कोई नहीं। अग्नि सूक्त की बात करनी है ना आपको, पृथ्वी सूक्त मतलब है पुरुष सूक्त। तो जब हम पढ़ेंगे दोस्तों ऋग्वेद में मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो उल्लेख है उसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख है। और पुरुष सूक्त में ये जो चारों वर्ण है दोस्तों, तो इसमें मिलेगा आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इन चारों का जो उल्लेख है दोस्तों, ये इसी पुरुष सूक्त यानी अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में, दोस्तों किस मंडल में, 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है। नेक्स्ट, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये भी लिख करके पूछता है कि किस में, तो ऋग्वेद को अगर बात करेंगे तो तीसरे में, किस में, तीसरे में। नेक्स्ट, वेदांग में समाहित है, यानी वेद और वेदांग क्या होते हैं। वेद का अर्थ होता है दोस्तों जानना या ज्ञान की प्राप्ति, जानना दोस्तों या ज्ञान की प्राप्ति, क्लियर, ये हो गया वेद। बट वेदांग यानी वेद को समझने के लिए वेदांग पढ़ना अति आवश्यक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि वेद की संख्या दोस्तों कितनी, वेद टोटल कितने, 4, और वेदांग दोस्तों कितने, 6, कितने हो गए, 6। पुराण दोस्तों कितने हो गए, पुराण 18, पुराण की संख्या की अगर हम दोस्तों बात करें कितने, पुराण 18। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाकाव्य दोस्तों कितने हैं, महाकाव्य दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि टोटल कितने महाकाव्य हैं। तो और इसके अलावा अगर आपसे बात करें कि उपनिषद की संख्या दोस्तों कितनी है, तो उपनिषद की संख्या दोस्तों 108 है। और ये भी जानना जरूरी कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। अब कह रहा वेदांग में समाहित है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। टोटल संख्या दोस्तों कितनी है, 6। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पहला। बट इसमें दे रहा कल्प, शिक्षा, ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होगा। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, आरण्यक नहीं होगा। कल्प, उपनिषद, उपनिषद नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब कि कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। 1 2 3 4 5 6, यानी वेदांग टोटल कितने, 6। नेक्स्ट, अगला आपका वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, महाभारत में, तृतीय शताब्दी ईस्वी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, या 6ठी शताब्दी में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था अर्थात 4 वर्णों का जो उल्लेख मिला हुआ दोस्तों, ये इसी में मिलता है। कहाँ मिलता है, इसी में, अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल अर्थात पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मोहरें निर्मित हैं। हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश मोहरें निर्मित है सिलखड़ी से, गोमेज से, औकीक से या पत्थर से। तो हड़प्पा संस्कृति की बात करें, अधिकांश मोहरें दोस्तों किसकी थी, शेलखड़ी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में गर्त निवास का प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान में से गर्त निवास का प्रमाण मिला है या गर्तावास का प्रमाण मिला है, बुर्जहोम, सरायखोला, जलीलपुर या गफ्फारकाल। इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम में गर्तावास या गर्त निवास के स्थान मिले हैं। और दोस्तों ये बुर्जहोम कहाँ आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये बुर्जहोम की अगर विशेषता बात की जाए तो आपको मालूम है कि मानव के समाधान के साथ साथ, मानव प्लस कुत्ते का, दोस्तों मानव के समाधान के साथ साथ कुत्ते का समाधान जो मिला दोस्तों वो कहाँ मिला हुआ है, बुर्जहोम। और बुर्जहोम ये प्लेस दोस्तों कहाँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में। एंशियंट हिस्ट्री का मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा विशेष कर आप लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, चावल के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, महागढ़ा से, आदमगढ़ से, कोल्डियावा से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोल्डियावा। मामला तब फंसला जब लहुरा देव की बात आती, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन तो आप आराम से कोल्डियावा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़, भीमबेटका, सरायनहा या मेहरगढ़। अब आपको मालूम है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ बलूचिस्तान से,
मेहरगढ़ दोस्तों आपका कहाँ है? बलूचिस्तान में। कहाँ दोस्तों? अब बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में। अब बात करते हैं कि आदमगढ़ की अगर हम बात करेंगे, सराय नहर की बात करें दोस्तों, यहीं एक प्लेस है मादाहा। और ये तीनों के तीनों प्लेस आपके दोस्तों यहीं प्रतापगढ़ के हैं। कहाँ के दोस्तों? ये तीन की ये सब जो है प्लेस हैं दोस्तों आपके जो है ये प्रतापगढ़ के हैं। कहाँ के दोस्तों? ये प्रतापगढ़ में। अब यहाँ लिख करके पूछा है कि एक ही साथ 3 मानों के समाधान, 3 समाधान एक ही जो है कब्र में ये मिले थे दमदमा में। दोस्तों कहाँ मिले थे? दमदमा में। थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ था। नेक्स्ट है आपका, इसी में लिख करके पूछेगा दोस्तों भीमबेटका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका दोस्तों आपका एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्या विशेषता है इसकी? चित्रित शैलाश्रय। चित्रित शैलाश्रय यहाँ की विशेषता है कि यहाँ जो एविडेंस मिला वो चित्रित शैलाश्रय। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपना टारगेट बना लीजिए ऑलरेडी आप लोग। और टारगेट को अचीव करने की कोशिश की। ऐसा मत बनाए कि संकल्प अगर लें आप तो विकल्प नहीं होना चाहिए। नहीं पता लगे जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे 4 विकल्प लेकर के बैठे हैं और कभी आपका टारगेट पूरा ही नहीं हो रहा। तो संकल्प ऐसा लें कि जिसमें कोई विकल्प ना हो। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।